ओके। सो दोस्तों, हमने लास्ट वाले जो हमारे जो मतलब लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने कॉपर की प्लस आयरन की इन सभी की जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट जो धातु कर्म होता है यानी कि मेटलर्जी होती है, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट वाले जो क्लासेस हैं उन सब में ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे है धातुओं का संक्षारण, और हर साल इससे 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। और अगला टॉपिक आपका एलॉय। तो पहला हमारे पे यहाँ पे संक्षारण है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। तो हमारा ये धातु वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे और इस तरह से हम आगे जो बढ़ते बढ़ते हम अपना पूरा जो रसायन का चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा, मान लो ये एक जो है लोहे का मान लो इस तरह से क्या बोलते हैं पतला सा जो है चद्दर है मान लो, ठीक है, और ये लोहे का ऐसा जो क्या बोलते हैं कि टुकड़ा आपका हवा में ऐसे बाहर पड़ा है, बाहर फेंकाया हुआ है। ठीक है, अब काफ़ी जो दिनों के बाद आप देखोगे इसमें इस तरह से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है ना, इस तरह से इसमें जंग, या फिर इसको रस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, रस्टिंग है ना, जंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो आखिरकार ये जंग है क्या, है ना, ये जो है जो जंग यहाँ पे जो है लग रही है ये क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, ये भाई इसमें जंग लग गए। तो जंग जो लग गई एक्चुअल में है क्या, ये जंग लगना ही क्या है आपका दोस्तों, संक्षारण। ठीक है, यानी कि कोरोजन। आई बात समझ में? ठीक है, तो मतलब इसको वर्ड्स में अगर आपके लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित नमी और गैस द्वारा धातुओं में है ना, धीमी गति से अवांछनीय है ना, अवांछनीय सामान्यतः ऑक्साइडों की जो है यानी कि परत जम जाती है ना। इस पूरी प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप उदाहरण जिसका अगर यहाँ पे देना चाहें एग्जाम्पल, तो मैंने आपको पहले ही बताया लोहे में जंग लगना, और मैंने समझा भी दिया आपको, है ना। या फिर चांदी का, आप देखते होंगे चांदी के पायल एक टाइम के बाद थोड़ी काली सी हो जाती है ना, तो चांदी के ऊपर मलिन परत, या आपने देखा होगा जो तांबे के आपके घर में जो बर्तन रहते हैं, तांबे का जग या फिर तांबे का लोटा आप जिससे पूजा करते हैं, तांबे के बर्तनों पर है ना, बर्तनों पर कालिक जमना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके हो गया क्या बोलते हैं संक्षारण। आइए वो समझिए दोस्तों जो आपको वहाँ पे उन्होंने टॉपिक दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि संक्षारण को जो है प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है मतलब कि जो चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें जो है बता देता हूँ कि क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आइए, हमने यहाँ सबसे पहले क्या संक्षारण के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसको प्रभावित करने के कारक, फिर इसके बचाव के उपाय, यहाँ पे जो है बचाव के उपाय पढ़ेंगे, है ना। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे आपके संग में जो है डिस्कस करने वाले हैं। आइए बस समझ में, ठीक है जी। तो आइए
अगले पेज में जो है चलते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो अगला हेडिंग है वो है संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे मतलब कि जो है कारक की बात करें तो पहले मैं इन डिटेल इन सबको जो एक साथ जो है लिख देता हूँ, फिर हम इनमें डिटेल से जो है डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। जो पहला जो कारक है वो है धातु की प्रकृति। क्या दोस्तों? धातु की प्रकृति। आई बस समझ में? ठीक है। जो दूसरा है हमारे पास यहाँ पे जो मतलब की कारक है वो है अशुद्धियों की उपस्थिति से। क्या है? अशुद्धियों। तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे हम लिखें, है ना, तो ये है वायुमंडल की। चौथा पॉइंट हम यहाँ पे अगर देखें तो धातुओं की, सब कुछ समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, धातुओं की विकृति। ओके, सो धातुओं की विकृति। ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम जो है लिखने वाले हैं विद्युत अपघट्ट की, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति। आई बात समझ में? है? अगर हम यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि छठा पॉइंट देखेंगे वो क्या है, यहाँ पे पीएच मान पर निर्भरता। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास 6-7 पॉइंट है, यही जो क्या बोलते हैं कि प्रभावित करने वाले हमारे पास यहाँ पे कारक हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक एक करके अब इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे धातु की प्रकृति। अब धातु की जो है प्रकृति के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको समझना आवश्यक हो जाता है कि अधिक क्रियाशील जो धातु होगी, है ना, वो अधिक शीघ्रता से संचारित होगी। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसी धातु है जो बहुत जल्दी क्रियाशील हो जाती है तो वो बहुत ही जल्दी आपकी जो है संचारित होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आई बस समझ में? ठीक है जी। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, अशुद्धियों की उपस्थिति। क्या है? अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति। ओके, ये समझ आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो है धातुओं में अशुद्धियों के कारण छोटे छोटे यहाँ पे जो है संचारण सेल बन जाते हैं। अब होता क्या है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये मेरा एक कोई धातु है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ, अभी हमने मतलब कि मेटलर्जी पढ़ा, तो मान लीजिए इस तरह से अशुद्धियाँ हैं जो है मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, अगर मैं इनमें जूम करूँ, थोड़ा सा जूम अगर मैं करूँ तो ये कुछ इस तरह से होल्स बन जाए होते हैं। ठीक, अब ये इस तरह से अगर होल बन जाए होते हैं तो इनमें क्या होता है, इन 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 होल्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, संचारण सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचारण सेल बोलते हैं। इन संचारण सेल के अंदर ऑलरेडी आपका जो संचारण की जो प्रक्रिया है वो होने लग जाती है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनमें जितनी अशुद्धियाँ होंगी, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ आपको, ये तो समझाने के लिए था, है ना। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, आइए थोड़ा लिखते हैं, धातुओं या यूँ कहें कि अशुद्धियाँ जितनी ज़्यादा उतना ही अधिक संचारण। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे समझा। ओके, अब जो तीसरा पॉइंट है, अच्छा आपने यहाँ पे जो लिख नहीं पाए तो इसको ध्यान से लिख लीजिए, मैं टाइम देता हूँ आपको। चलिए, जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, ओके, वो हमने यहाँ पे देखा कि जो है वायुमंडल की प्रकृति। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, वायुमंडल की प्रकृति। तो यहाँ पे जो है मतलब कि वायुमंडल की प्रकृति। अब अगर वायुमंडल में, ध्यान समझिएगा, अगर वायुमंडल में SO2 की मात्रा, है ना, SO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा, नमी यानी कि बारिश का सीजन, या फिर खारेपन की मात्रा अधिक है ना, अधिक है, तो फिर अगर ये है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर, है ना, तो फिर संचारण अधिक होगा। आई बात समझ में?
ठीक है। चलिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो ऑब्वियस है आपकी धातु को तो इफेक्ट जो है करेंगे ही, है ना। अब चौथा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे जो है धातुओं की विकृति। क्या यहाँ पे धातुओं की विकृति, ये क्या बात है, ध्यान समझिए। अगर आपकी धातु, ध्यान समझिए, आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ें पड़ी है बाहर जो जो एकदम चिकनी है, इसमें कोई जो है मतलब कि खुरदुरा नहीं है, और एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अजीब सा है, इस तरह से मतलब कि खुरदुरा है, खुरदुरा, तो आपने ये देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो जंग लगेगा लोहे का वो इसमें लगेगा, इसमें अधिक होगा, और इसमें भी जंग लगेगा, ऐसा बात नहीं सर जंग नहीं लगेगा, लेकिन इसमें जंग जो है वो थोड़ा कम लगेगा। आई बात समझे। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इसको ध्यान से समझते हैं। ओके, सो चिकनी समतल, चिकनी समतल धातुओं में संक्षारण कम तथा अधिक नुकीली खुरदुरी धातुओं में संक्षारण अधिक होता है। कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ऐसा इसलिए होता है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक नुकीली और खुरदुरी, नुकीली और जो है खुरदुरी, है ना, सतह होने से परमाणुओं एवं अणुओं पर तनाव अधिक लगता है, ठीक है। ये समझ आएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट जो है वो है विद्युत अपघट्य। ओके, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति, ठीक है जी, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। तो ये समझते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, लवण, है ना, अम्ल क्षार या लवण युक्त विद्युत अपघट्य के कारण भी संक्षारण बढ़ता है ना। युक्त विद्युत अपघट्य, विद्युत के कारण भी संक्षारण बढ़ता है। आई बात समझ में, ठीक है। द लास्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पीएच, है ना, पीएच के मान पर भी निर्भरता। ये क्या चीज़ है सर, बता दो एक बार। देखो सिंपल सी बात है, अगर पीएच ज़्यादा है ना, अगर पीएच ज़्यादा है तो उसका संक्षारण कम होगा। अगर पीएच ज़्यादा है तो संक्षारण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि पीएच अगर ज़्यादा है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, क्षारी, और क्षारी चीज़ों का जो संक्षारण होता है वो कम होता है ना। और अगर पीएच आपकी क्या होएगी, कम होएगी, तो क्या होगा, अम्ली। और आपको पता है कि अम्ली चीज़ों का संचार, अम्ली जो चीज़ें होती हैं वो संचारण ज़्यादा करती हैं, इसलिए आपने यहाँ पे जो देखा होगा कि जो अम्ली वर्षा होती है उससे काफ़ी ज़्यादा संचारण होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर अम्ली, तो अम्ली क्या, एसिड है। अब एसिड है तो किसी भी चीज़ को अपने अंदर तो घोल ही लेगा, है ना, इसीलिए आपने पढ़ा है। तो अगर एसिडिक नेचर ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, संचारण ज़्यादा होगा, ठीक है। आई गेस हमने यहाँ पे सारे पॉइंट, जितने पॉइंट थे हमने इन सारे पॉइंटों को अच्छे से समझा, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस वाले भी स्लाइड पे हम लोगों ने इस सारे 6 के 6 पॉइंट्स को समझा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्या होता है, प्रभावित करने वाला जो यानी कि कारक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है कि यहाँ पे जो संचारण है उससे रोकथाम या फिर जो बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको समझते हैं यहाँ पे, है ना। सो अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये रहेगा कि संचारण
संक्षारण से बचाव के, है ना, उपाय। ठीक है जी, ओके। तो देखिए संक्षारण से जो क्या बोलते, जंग अगर आपके पास लग गया या फिर वो भी तो संक्षारण है, अगर जंग लग गया तो फिर दोस्तों अगर जंग से हमको उसको बचाना है तो हम यहाँ पे मतलब कि पेंट कर देते हैं, है ना, उसमें ऑयली या फिर जो है ग्रीस वगैरह लगा देते हैं। तो ये जो भी हम कर रहे हैं यही सब तो जो तरीके हैं, है ना, तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, पहले मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, फिर एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमें क्या क्या है कि रोधिका या फिर लिखें इसमें रोधिका रक्षण, है ना, रोधिका रक्षण। एक तो ये हो सकता है पॉइंट, और क्या हो सकता है? हिंदी देखिए थोड़ा सा ऐसी है तो आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, उपसर्ग रक्षण। तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ पे? विद्युत रक्षण। चौथा क्या हो सकता है, देखिए अगर यहाँ लिखें चौथा, है ना, तो जंग रोधी, है ना, विलियन लगाना। ये चार हमारे पास पॉइंट हो सकते हैं। तो पहले समझते हैं, पहला क्या है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही चीज़ है ना, विद्युत रोधिका रक्षण। आई बात समझने इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है वायुमंडल तथा जो है धातुओं के बीच एक जो है रोधिका स्थापित कर दी जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा जाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लोहे पर पेंट करना, है ना, ऐसा करने से वो आपका जंग नहीं लगेगा। अरे बिल्कुल सही बात है, तो हम घरों में जो करते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है मित्रों यहाँ पे? तेल या ग्रीस लगाना, है ना। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? इलेक्ट्रो पेंटिंग के द्वारा, है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, समझाऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रो पेंटिंग के द्वारा समझाऊंगा इसको, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। इसका क्या मतलब होता है? एक धातु पर दूसरे की पानी चढ़ाना, इसको हिंदी में बोलते हैं या फिर गाँव में बोलते हैं पानी चढ़ाना, या फिर बोलते हैं इसमें परत चढ़ाना। ये कैसे होता है समझाऊंगा, ठीक है। तो ये पहला आपका पॉइंट खत्म होता है। अब यहाँ पे जो दूसरा है, यहाँ पे हमने लिखा उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग रक्षण, ठीक है जी। अभी क्या होता है ध्यान समझ लेते हैं, एक तरह की कोटिंग ही है। कैसे? तो हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसमें लोहे से अधिक क्रियाशील धातु की कोटिंग कर दी, मैंने समझाया आपको, है ना। तो इसमें ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, तो लोहे पर जिंक की कोटिंग करना, आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आपका, ठीक है जी, तो विद्युत रक्षण। देखो ये क्या होता है, मोर और लेस सब सेम चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें उन धातुओं को जंग से जो है बचाने के लिए उपयोग जो है किया जाता है, जो मतलब कि ज़मीन के अंदर जो है जिनको गाड़ा जाता है, ठीक है। तो इस जो यानी कि विधि से उन जो है धातुओं को संक्षारण से बचाया जाता है जिनको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल हो सकता है पाइप हो सकता है, पेट्रोल या फिर जो है डीजल की टंकी हो सकती है ना, इस तरह से। इसमें एक होता क्या है कि इसमें मैग्नीशियम या फिर जिंक की रॉड से, है ना, इनको लोहे की जो है वस्तुओं को जोड़ दिया जाता है, जिससे जो जिंक या फिर मतलब कि मैग्नीशियम की जो छड़ होते हैं वो एनोड की तरह काम करती हैं, और जिससे जो है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और जो है यहाँ पे जिससे जंग नहीं लगता है। मैं क्या क्या बोला मैं भाई आपको लिखवा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो धातुओं से बनी वस्तुओं को जमीन के भीतर गाड़ा जाता है। एग्जाम्पल, पेट्रोल टंकी, पाइप, डीजल की टंकी,
एक्सेप्ट। इसमें होता क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो लोहे या काई की बगैर टंकी बना रहे हैं ना, लोहे या अन्य धातु की टंकी है ना, टंकी या जो भी आप सामान यहाँ पे ले रहे हो उसको मैग्नीशियम, है ना, अच्छे से लिख दो सर, वो एम ढंग से नहीं दिख रहा, ओके, मैग्नीशियम या, है ना, मैग्नीशियम या जिंक की, है ना, मैग्नीशियम या जिंक की रॉड से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे अब ऐसा करने से हो गया क्या, है ना, एनोड की तरह काम करते हैं, एनोड की जो है तरह पे काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। अब आपको पता है कि एनोड हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एनोड होता है, एक होता है कैथोड, तो एनोड में आपका प्लस होता है, तो ये प्लस का मतलब क्या है, ये अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल के ही तो प्लस यानी बना है ना, क्योंकि भाई अगर आप कोई को बोलते हैं भाई ये प्लस है, प्लस, और एक यहाँ पे एक कोई माइनस है, तो प्लस का मतलब ये होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, जब इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तभी वो क्या होता है, प्लस बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव, क्योंकि तुमने उधार लिया है, जब तुमने उधार लिया तो तुम नेगेटिव यानी कि कर्जदार कराओगे, जब तुमने किसी को उधार दिया तो तुम पॉजिटिव कहलाओगे, ठीक है, तो ये सारी बात है, ओके। तो ऐसा करने से होता क्या है दोस्तों, ऐसा करने से, है ना, काम करता है, और एनोड की तरफ काम करता है ना, और इलेक्ट्रॉन को लगातार मुक्त करते रहते हैं, है ना, जिससे जंग या संचारण नहीं होता है। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, जंग रोधी विलयन, तो यहाँ जंग रोधी विलयन, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है ना, क्षारीय फास्फेट तथा क्षारीय जो क्या बोलते हैं कि कार्बोनेट, है ना, जिनका पीएच अधिक होता है, इनका उपयोग जो है यानी कि किया जाता है ना, उबलते हुए जो है मतलब कि सोडियम फास्फेट में लोहे की वस्तुओं को डाल दिया जाता है, जिससे वस्तु में एक अविलीय परत बन जाता है, जिससे जंग नहीं लगती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, ओके, यहाँ पे पेन का रंग बदल देता हूँ, थोड़ा आपको और समझ में आएगा, ठीक है, इसको समझते हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें है ना, इससे संचारण रुक जाता है, ठीक है दोस्तों। तो Na अगर उसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहें, ये जो मैंने फास्फेट लिखा है ना, इसका फॉर्मूला अगर सॉरी, ये एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको रेड ले लेता हूँ, है ना। तो ये जो क्षारीय कार्बोनेटेड या फास्फेट है, यहाँ से लिखेंगे NaPO4 या Na2CO3, इस तरह। तो ये आपका क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फास्फेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है तरीके थे हमने जिससे संचारण को रोकने के लिए देख लिया, ठीक है। अब ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना, उपाय हो गया, और यहाँ पे मतलब कि संचारण हो गया, है ना। हमने पूरी तरह से संचारण को 2-3 स्लाइडों में पूरे अच्छे से समझ लिया दोस्तों, ठीक है, ये बात समझ में आपको। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना, और इसका ये आपका पूरा का पूरा जो इस तरह से जो मतलब कि धातुओं का जो चैप्टर होगा वो जो है मतलब कि समाप्त हो जाएगा, है ना। तो वो जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एलॉय, इसको बोलते हैं एलॉय, या फिर जो है क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब ये एलॉय या फिर जो है मतलब कि मिश्र धातु होता क्या है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आपके साथ लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है ना। तो इसको अपन जो है थोड़ा सा मतलब कि देखते हैं। और अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे जो है जब किसी धातु में, है ना, अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर एक समांगी क्या बोलते हैं मिश्रण जो है तैयार किया जाता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको यानी मिश्र धातु। मतलब हम बोल क्या रहे हैं कि हमें, मान लीजिए हम ये बोलना चाह रहे हैं मित्रों कि हमें एक ऐसा मतलब कि धातु चाहिए, है ना, हमें एक ऐसा धातु चाहिए या एक ऐसा धातु चाहिए जिसके अंदर हमें अधातु और प्लस धातु दोनों के गुण चाहिए,
दोनों के गुण चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो धातु से स्ट्रेंथ ले ली, उसकी स्ट्रेंथ ले ली, क्या ले हमने स्ट्रेंथ, यानी कि हमने उसकी जो यानी मजबूती ले ली, और अधातु से हमने उसका चमक ले ली। या मान लो आपको चमक नहीं लेना तो आप मान लो इसमें संचारण की यानी कि संचारण विरोधी आपको इसको क्या गुण लेना है। तो अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे एलॉय मिला लेते हो, इस तरह से एलॉय बन जाता है, यानी कि मिश्र धातु में बन जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि जब हमें दोनों के गुण चाहिए होते हैं, जब हमें यहाँ पे दोस्तों दोनों के गुण चाहिए होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, है ना, मैं इसको मिटा लूँ, होगी। तो जब हमें दोनों के जो गुण चाहिए रहते हैं तो फिर हम इस तरह से मिला दिया करते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पे आइएगा, है ना, यहाँ पे आइए, उदाहरण के लिए, है ना, लोहे का उपयोग, शुद्ध लोहे का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा बिकॉज, यानी कि क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, नरम होता है। ठीक है, उसकी जो है मजबूती को बढ़ाने के लिए हम उसमें 0.5% यानी कि % कार्बन मिला देते हैं और इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आई बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है एक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं कि मिश्र धातु बनाने के जो कारण है, क्यों हमें ये चीज़ चाहिए, तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार वर्ड्स में इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो इसका कारण है धातुओं की, ये समझा चुका मैं आपको, धातुओं की समर्थता, है ना, समर्थता बढ़ाने के लिए ये हमने देखा, है ना जी। जो दूसरा हमने यहाँ पर देखा, धातु की सक्रियता बढ़ाने के लिए, धातु की सक्रियता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आई बात समझ। थर्ड यहाँ पे जो है धातुओं को ढालने योग्य, है ना, तो धातुओं को ढालने योग्य बनाने के लिए, आई बात समझ में। एंड चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है ना, तो धातुओं का दोस्तों गलनांक कम करने के लिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सीपीओ पूछ सकता है कि जब एलॉय बनते हैं तो धातु का गलनांक बढ़ जाता, नहीं, कम हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बात की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है देख लिया। अब इसके अंदर जो है धातुओं का वर्गीकरण, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। पहला जो है यहाँ पे फेरस मिश्र धातु, क्या है यहाँ पे दोस्तों, फेरस मिश्र धातु, मतलब हमने यहाँ पे जिसमें लोहा का यूज़ किया हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने लोहा या फिर स्टील, जिसको हम बोलते हैं, है ना, स्टील का उपयोग किया हो, है ना। तो ये इस तरह से जो दूसरा यहाँ पे जो वर्गीकरण हो सकता है वो था नॉन फेरस, मतलब जिसमें हमने इसमें लोहे का उपयोग ना किया हो, लोहे का यूज़ ना किया हो। आई बात समझ में? ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर देखें, पीतल हो गया, है ना, ड्यूटीरियम हो गया, इस तरह से। आई बात समझ में? और एक हमारे पास जो थर्ड है पॉइंट वो क्या है, अमलगम। क्या दोस्तों, अमलगम। ठीक है, तो अमलगम क्या होता है, इसमें जो है इसमें अमलगम यानी पारा होता है ना, Hg होता है, इसको बोलते हैं क्या, Hg, पारा, है ना। इसमें एक भाग Hg यानी पारा होता है जब मिश्र धातु बनाते हैं तब, है ना, मिश्र धातु बनाते हैं तब। ठीक है, तो ये हमने इनका वर्गीकरण भी देख लिया। पहला क्या होता है यहाँ पे जो फेरस, हमने जिसके अंदर लोहे की बात करी। जो दूसरा होता है जिसमें नॉन फेरस, जिसके अंदर हम लोहा नहीं मिलाते हैं, जैसे पीतल हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। और तीसरा होता है अमलगम, जिसके अंदर हम पारा मिलाते हैं। ओके, तो अगर ये पूरा जो वीडियो अब आपको समझ में आया है, जो पसंद आता है, तो इस वाले जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक बहुत सारा